प्यारे बच्चों, श्री महादेव लॉ एकेडमी नागौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विधि के विषय में आप सब लोगों को सरलता से बताने का प्रयास करूंगा। चूंकि मैं एक लंबे टाइम से लॉ का लेक्चरर हूं और 8-9 सालों से लॉ पढ़ा रहा हूं। हम कुछ एक बातों पर चर्चा करेंगे, भारतीय कानून के विषय में जानेंगे। सबसे पहले इसके इतिहास के विषय में अब चर्चा कर देंगे। हम इसके इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं। भारत में थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। अंग्रेजों ने आज हम जो भी 1757 और 1964, 1757 को अगर मैं 1947 से माइनस करूं तो 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया है। 190 वर्षों में इनमें से जितना भी कानून हम आज पढ़ते हैं भारत में, वो सारा सारा कानून अंग्रेजों की देन है। हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। चाहे भारतीय रेल ले लो, चाहे पोस्ट ऑफिस ले लो, जितनी भी चीजें हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले लो, सड़कें ले लो, बाप के इंजन ले लो, कपड़े ले लो, जितना भी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था और इंग्लैंड के बाद ही भारत में आया था। दूरसंचार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी सारी इंग्लैंड ने दी है हमें। अब देखो, कानून दो प्रकार का होता है। कानून दो प्रकार का होता है। पहला कानून होता है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल लॉ। टेरिटोरियल का मतलब हुआ क्षेत्र विशेष पर लागू होने वाला। दूसरा लॉ है, उसको बोलते हैं पर्सनल लॉ, यानी कि व्यक्तिगत कानून। एग्जाम्पल देखो इसका, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि। अब देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुरिडिक्स लॉ। क्षेत्राधिकार लॉ को बोलते हैं जुरिडिक्स लॉ। इसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ देखो, हिंदू विधि से शासित होगा, मुस्लिम विधि से शासित होगा। अब भारतीय कानून को गौर से ऊपर से नीचे तक देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा परिवर्तन हिंदू विधि में हुआ है, क्योंकि ये रिजिड लॉ था। क्योंकि मुस्लिम विधि में चेंज कम मिलेगा आपको। अब देखो, भारतीय कानून को बनने का कारण बता देता हूं, कैसे बना वो भारतीय कानून। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है सोर्स ऑफ लॉ की। सोर्स ऑफ लॉ को हिंदी में विधि का स्रोत कहा जाता है। विधि के स्रोत मुख्यतः 3 है, ठीक है। हिंदू विधि में जाओगे तो 8 है और माउंटेन विधि में जाओगे तो 7 है। हिंदू विधि में टोटल 8 है, मुस्लिम विधि में 7 है। अब देखो, विधि के स्रोतों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राचीन भाग, प्राचीन स्रोत, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में एशियंट। दूसरे होते हैं मॉडर्न लॉ, जिनको बोलते हैं आधुनिक। विधि के स्रोत को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है प्राचीन स्रोत और एक होते हैं आधुनिक स्रोत। हिंदू विधि में टोटल 8 स्रोत हैं, माउंटेन विधि में टोटल 7 स्रोत है, ठीक है। इन दोनों में आधुनिक स्रोत कॉमन है। आधुनिक स्रोतों में देखें अपन तो एक है नंबर 1, उसको बोलते हैं अपन कस्टम। कस्टम को ऐसे कस्टम है, कस्टम को रूढ़ि प्रथा भी कहा जाता है। इट्स सुप्रीम। रूढ़ि या प्रथा सुप्रीम है। जिसमें मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिसे भारत में ये माना जाता है हिंदू विधि में, अगर किसी के पुत्र नहीं होगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भारत में दत्तक की परंपरा केवल हिंदू विधि में है।
तो नियम ये है, 2-3 एक उसमें नियम दिए हुए हैं धारा 6, 7, 8, 9 में कि दत्तक होगा ना, जैसे एक सुष्मिता सेन का एग्जाम्पल है, उन दोनों के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए, दत्तक लेने वाले के बीच में और दत्तक के बीच में, ठीक है। वो जो माता पिता होंगे और उस बच्चे की उम्र में टोटल 21 साल का गैप होना चाहिए, ये एक नियम है। तो देखो उसमें एक नियम ये भी है, जिसके ऑलरेडी पुत्र हो या उसके परिवार में कोई हो तो उसको दत्तक नहीं दिया जा सकता, और एक दत्तक को दोबारा दत्तक नहीं दिया जा सकता। तो देखो कस्टम और रूढ़ि सुप्रीम इसलिए मानते हैं क्योंकि जैन समाज में कस्टम, रूढ़ि या प्रथा ये कहती है कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा भी है तो भी उसको गोद लिया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, कस्टम और रूढ़ि और प्रथा सुप्रीम होगी, उसमें कानून कुछ नहीं कर सकेगा। नंबर 2 है, इसको बोलते हैं पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय के 2 भाग हैं, प्रसंगोक्ति, इत्रोक्ति। इसको इंग्लिश में ओबिटर डिक्टा कहा जाता है, इसको इंग्लिश में ओबिटर डिक्टा कहा जाता है, ओबिटर डिक्टा। परीक्षा में सवाल आता है तो ये आता है, ओबिटर डिक्टा को समझाइए। एक है विनिश्चय आधार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेटियो डेसिडियंसी। इसको विनिश्चय आधार को इंग्लिश में कहा जाता है रेटियो डेसिडियंसी। पूर्व निर्णय को जज द्वारा निर्मित विधि कहा जाता है, जजों द्वारा निर्मित विधि कहा जाता है। अब देखो एक बार थोड़ी सी 2 लाइनें इसके बारे में बता देता हूं। विनिश्चय आधार का मतलब होगा पूर्व निर्णय का वह भाग जो बाध्यकारी प्रभाव रखता हो और जिसकी बाद में रूलिंग या नजीर बनती हो। ये देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, RULING, रूलिंग, इसको बोलते हैं नजीर, इसको पूर्व निर्णय कहा जाता है। प्रसंगोक्ति, इत्रोक्ति या ओबिटर डिक्टा का मतलब ये होगा निर्णय का वह भाग जो बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है, उसको ओबिटर डिक्टा कहा जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में देखो तीसरा है, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है विधायन। विधायन को इंग्लिश में लेजिस्लेशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ सामंड की एक बहुत प्यारी लाइन है, सामंड ये कहता है कि विधायन उस सोने के सिक्के के समान है, विधायन उस सोने के सिक्के के समान है जिसको तुरंत काम में लिया जा सकता है, जबकि पूर्व निर्णय कोयले की खान से निकले हुआ वह हीरे का टुकड़ा है, जबकि पूर्व निर्णय कोयले की खान से निकला हुआ वह हीरे का टुकड़ा है जो हजारों टन कोयला निकलने के बाद प्राप्त होता है, और विधायन को हम तुरंत काम ले जा सकते हैं। भारत में जितने भी कानून बने हैं वो सारे के सारे विधायन कहलाते हैं, जितने भी एक्ट होंगे, जितने भी अधिनियम होंगे उनको हम विधायन कहते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और देता है, ये हो गए सोर्स ऑफ लॉ। एक सोर्स ऑफ लॉ और है, उसके बारे में बता देता हूं। देखो अंग्रेज भारत आ गए थे, भारतीय परिस्थितियों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनकर भारत आया। आप अगर गौर करके देखेंगे पूरे इंडियन लॉ को तो देखो एविडेंस एक्ट 1872 बना, उसके बाद 1882 में इन्हें TP एक्ट बना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ईजमेंट एक्ट 1882 बना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना और प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बना। तो ये लॉर्ड मैकाले आने के बाद में उसने लॉ का सुधार किया था। एविडेंस एक्ट 1872 में बना हुआ है, IPC बनी 1860 में। तो ये कालखंड इसके आसपास है, सब लॉर्ड मैकाले की देन है। लॉर्ड मैकाले ने IPC 1860 में बनाई थी। तो देखो लॉर्ड मैकाले बेंथम को बहुत मानता था, बेंथम एक महान व्यक्तित्व है। तो लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में एक शब्द बोला था, क्या बोला? इन्होंने ये बोला था कि बेंथम के सिद्धांत के लिए भारत एक अच्छी प्रयोगशाला सिद्ध होगा। तो लॉर्ड मैकाले ने बेंथम के सारे सिद्धांतों को भारत में लागू किया, ठीक है। अगर आप जीवन में बेंथम के सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। इसका कारण क्या है उसको बता देता हूं। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था।
बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत ये कहता है कि कानून वही है जो लोगों के हित के लिए हो, जो लोगों के उपयोग के लिए हो। कानून है, जैसे मान लो आप सड़क पर जा रहे हो, आपको हमेशा बाईं तरफ चलना है, नियम है, कानून है, और अगर आप दाईं तरफ चले गए तो आप सलट जाओगे, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप नहीं आओगे तो कोई दूसरा सामने वाला आपको मार के चला जाएगा। तो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत क्या कहता है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जहां ज्यादा लोगों को खुशी हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बेंथम एक बहुत प्यारी लाइन कहता है, ये कहता है सुख और दुख केवल और केवल एक मन की परिकल्पना है। इसका एग्जाम्पल देते हुए बेंथम ये कह रहे हैं, जैसे मान लो एक राजा है, राजा अगर महल में अकेला ही बैठा है और ये सोच रहा है कि देखो मैं तो अकेला ही हूं, तो वो दुखी है। अगर वो ये सोच ले कि इतना बड़े महल में मैं अकेला ही बैठा हूं, तो वो सुखी है। तो सुख और दुख केवल और केवल मन की एक परिकल्पना है। बेंथम एक महान व्यक्ति था, ठीक है। तो बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत विवाद को लॉर्ड मैकाले ने लागू किया था, और लॉर्ड मैकाले ने एक बात बोली थी कि भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति अगर समाप्त हो जाए तो हम इसको लंबे टाइम तक भारत को गुलाम बना के रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि ऑल गुरुकुल्स आर अनलीगल। उसके बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार हो गया। लॉर्ड की मैकाले शिक्षा पद्धति सब लोगों को बाबू बनाती है। बाबू का मतलब यह होगा जो एलडीसी यूडीसी बनते हैं वो पूरे भारत को चलाते हैं, और आज भी भारत में यही शिक्षा पद्धति है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। हम उसके बारे में नहीं जाने, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कानून के परिप्रेक्ष्य में। कानून के परिप्रेक्ष्य में समझिए, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे, उन्हें न्याय नहीं देना था। भारतीय कानून को आप गौर करके देखेंगे, कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा आपको। भारतीय कानून में जस्टिस कहीं नहीं है। जस्टिस तो तब होता है जब मैं आपको एक थप्पड़ मारूं, आप मेरे वापस एक थप्पड़ मार दे, ये जस्टिस है। भारतीय कानून में केवल और केवल फैसला मिलता है, वो भी 30, 40, 50 साल बाद। भारतीय कानून में कभी भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, फैसला मिलेगा। अब देखो, अंग्रेजों को चूंकि भारत पर राज करना था, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल का निर्माण किया, उसको यहाँ पर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। देखो एक बार, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इसको बोलते हैं न्याय, साम्य एवं सुवात्मा का सिद्धांत। चलिए, यहां देखो एक बात मान के चलिए, जब भी कभी कानून बना, सबसे पहले जितने भी बड़े से बड़ा पद था उस पर केवल और केवल अंग्रेजों का अधिकार था। केवल और केवल जितने भी जज बनते थे वो केवल और केवल अंग्रेज थे, ठीक है। अब देखो, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का मतलब क्या होगा कि देखो, एक शब्द होता है विवेक। क्या शब्द होता है? इससे भी प्यारा शब्द है प्रज्ञा। क्या शब्द है? प्रज्ञा, जिसको इंग्लिश में प्रूडेंस कहते हैं। देखो, भारत के कानून में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लॉ ये था, क्योंकि देखो अंग्रेजों को भारत की स्थिति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया। आज भी भारत के जितना भी कानून है, उस कानून में केवल और केवल जस्टिस, गुड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का सिद्धांत काम करता है, न्याय, साम्य, सुवात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जहां कहीं भी विधि मौन हो, जहां कहीं भी विधि मौन हो, उस स्थिति में जो जज होगा वो अपने विवेक से उस मामले पे अपना निर्णय देगा, ठीक है। साथ ही साथ उसने प्रूडेंस की है। प्रूडेंस का मतलब होगा प्रज्ञा, जो उसके अंदर में जागृत हो रही है। तो जहां भी विधि मौन होगी वहां जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का सिद्धांत लागू होगा। आज भी भारत में हम मान के चल रहे हैं, जितने भी मामले देखेंगे आप, जितने भी मामले, सारे मामलों में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस होता है, क्योंकि हर जगह विधि मौन है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, आईटी एक्ट 2000 बनने से पहले, आईटी एक्ट 2000 बनने से पहले अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गालियां निकाल देता फोन पर, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते था। आईटी एक्ट 2000 बनने के बाद में ही कानून में संशोधन हुआ। तो देखो, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 20(1) अपराधों के दो संबंध में रोकथाम के संदेश में देता है। तो ये है ना, ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उस समय दोषी नहीं है, तो जब उसका कानून बना उसी कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं।
इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल संजय दत्त है। संजय दत्त 92 में बम्बई बम धमाकों के दौरान पकड़ा गया और उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तो संजय दत्त ने कोर्ट के सामने बहुत सारी दलीलें दी। तो उस समय उसमें मिनिमम सजा का प्रोविजन 5 ईयर था। तो उस जज ने उस संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई। जैसे उसने पेरोल काटी, परीक्षा काटी, वो उस डिस्कशन में अपन नहीं जा रहे हैं। अपन ये कह रहे हैं 5 वर्ष की सजा उस जज के हाथ में थी। तो भारतीय कानून के अनुसार जितने टाइम की सजा उसको लिखी थी उसी टाइम को उसको मिलेगी, जो कानून उस टाइम का कह रहा है। ये टाटा के तहत गिरफ्तार हुआ था संजय दत्त। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक आई होप मैं मान रहा हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब अपन एक चर्चा कर लेते हैं छोटे से टॉपिक पर। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देता हूँ मैं आपको। देखो, बात दरअसल उस समय की है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति के मन में आप ये महसूस करोगे, भारत में आप ये महसूस करोगे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में कानून के प्रति एक डर है। उस डर का कारण क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उस डर के विषय में कारण ये है कि अंग्रेजों ने, एक तो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, एक व्यक्ति था इलिजाह इम्पे। देखो, राजा नंद कुमार एक बंगाली ब्राह्मण राजा था, ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था। इलिजाह इम्पे सुप्रीम कोर्ट का जज था। इन दोनों ने मिलकर के राजा नंद कुमार को फांसी पर चढ़ा दिया बिना कोई ट्रायल लिए, ठीक है ना। भारतीयों के मन में राजा नंद कुमार जब फांसी पर चढ़ा, उसके बाद में आज तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में आप ये महसूस करेंगे कानून के प्रति एक अजीब सा डर है। उस डर का कारण राजा नंद कुमार की हत्या, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स और इलिजाह इम्पे दोनों दोस्त थे, इन दोनों ने मिलकर के इसको फांसी पर चढ़ा दिया। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मैं केवराज चौहान आपको इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें।